विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था? बच्चों, आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। ये अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोगों को जल की कमी झेलनी पड़ेगी। तो अब हम आपको बताते हैं जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकताओं के बारे में। जल की कमी के कई कारण हैं, जैसे अतिशोषण व अत्यधिक प्रयोग, अधिक जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण, समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण जल की कमी महसूस की गई है। जल दुर्लभता क्या होता है? अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। अधिक जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोगों में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी जल चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित क्षेत्र में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। सिंचाई के कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और जल की कमी और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बच्चों, भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति जल विद्युत से प्राप्त होती है। शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या द्वारा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। शहरों में जल संसाधन का अतिशोषण हो रहा है और जल की कमी होती जा रही है। बच्चों, जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। बच्चों, अब हमारा अगला उपविषय है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय आकृतियां बनाई हैं और ये परिपाटी आधुनिक काल में भी जारी रखी हैं और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। आओ बच्चों, अब हम जल संरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत सारे बांध, झील तथा सिंचाई तंत्रों का निर्माण हुआ है। कलिंग, नागार्जुनकोंडा, कोल्हापुर जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। तो ये सब हमने इतिहास में देखा कि जल जो है बहुत ही उपयोग में लाया जा रहा था। बच्चों, आप बताएंगे बांध क्या है? बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती हैं। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलावा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध
के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बच्चों, परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। बच्चों, क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। मानचित्र पर भारत की मुख्य नदियों एवं बांधों पर नज़र डालें, क्योंकि इस पाठ से परीक्षा में मानचित्र वाले प्रश्न आपको हल करने के लिए आएंगे। तो बच्चों, आओ हम मानचित्र देखें जिसमें भारत की मुख्य नदियां एवं बांध दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बांध है वो है सलाल प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं कश्मीर में जम्मू के पास चेनाब नदी पर सलाल प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है। ये एक बांध है जो चेनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक इसके नीचे आपको दूसरा बांध दिख रहा है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर पंजाब हिमाचल के सीमा पर आपको दिखाई, ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक भाखड़ा नांगल के नीचे आपको तीसरा बांध टिहरी, जो कि आपको उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अब बच्चों, आप ज़रा नीचे आइए चंबल नदी के पास। ये रही चंबल नदी। चंबल नदी आगे जाकर राजस्थान की तरफ आपको देखनी है। आपको दिख रहा होगा, वहाँ लिखा है राणा प्रताप सागर। ये हमारा अगला महत्वपूर्ण बांध है। राणा प्रताप सागर के ठीक नीचे गांधी सागर, ये भी एक महत्वपूर्ण बांध है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में आता है, जबकि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में आता है। दोनों ही बांध सीमा पर हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की। ठीक उसके नीचे सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक उसके सामने अगर हम देखें उड़ीसा की तरफ, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास महानदी पर हीराकुंड बांध आपको मानचित्र पर दिखाई दे रहा है। हीराकुंड बांध के ठीक नीचे आपको नागार्जुन सागर दिख रहा है। ये भी बांध है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है तेलंगाना में। ठीक नागार्जुन सागर के नीचे की तरफ आपको तुंगभद्रा नदी दिख रही है। तुंगभद्रा नदी पर भी तुंगभद्रा बांध बना हुआ है, जो कि कर्नाटक में आता है। इस तरह से मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बांधों को बताया है। यहाँ आपको और भी कई बांध दिख रहे हैं, बट जो बांध आपको दर्शाए गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बांध हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आओ बच्चों, हम बांधों से संबंधित हानियों को जानें। ये एक विडंबना ही है बच्चों, जो बाढ़ नियंत्रण करने के लिए बांध बनाए गए थे, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन गए। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से
बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ ये भी है कि ये तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। बच्चों, ये भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ भी देखे और इनकी हानियाँ भी देखी। तो बच्चों, आओ हम आगे बढ़े अपने अगले उपविषय पर, वर्षा जल संग्रहण। बच्चों, आप सबको पता है वर्षा का पानी बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है। सही अगर उसका हम इस्तेमाल करें तो वो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए गए हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिम भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य द्वार या घर के आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलावा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। ये इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का ये स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। बच्चों, एक रोचक तथ्य मैं आपको बताती हूँ। मेघालय, जो भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी है शिलोंग, शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ये रोचक इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हो, चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर ही है और ये शहर पीने के जल की कमी से गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। बच्चों, आपको मैं कर्नाटक के बारे में भी बताती हूँ। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गांडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ मेघालय की एक कहानी, जहाँ पर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग होता है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। अगर आप इस चित्र को देखो तो यहाँ आपको 6 चित्र दिख रहे हैं।
चित्र 1 को ध्यान से देखो बच्चों। पहाड़ी शिखरों पर सदानीर झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। चित्र 2 में देखो बच्चों और चित्र 3 में देखो बच्चों। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित कर दिया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों से जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। चित्र 4 देखो बच्चों। यदि पाइप को सड़क पार ले जाना है तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हो बांस के पाइपों को उस पार ले जाने के लिए काफ़ी ऊंचाई पर रखा गया है। चित्र 5 और 6 देखो बच्चों। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। अब एक और रोचक तथ्य बच्चों जो आपको शायद ही पता हो। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो बच्चों आज आपको इस पाठ को पढ़कर समझ आ गया होगा कि जल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। आओ बच्चों अब हम कुछ प्रश्न उत्तर का खेल खेलें। आपसे मैं कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किसने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार पटेल। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है गुल, कुल या टांका? सही उत्तर है टांका। अगला प्रश्न, आओ बच्चों भारत के मानचित्र का अवलोकन करें और उसका अभ्यास करें। तो बच्चों अब मैं जो आपसे प्रश्न पूछने वाली हूँ वो आपके मानचित्र को ध्यान से देखने के साथ ही आपको समझाए जाएंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? आपके सामने विकल्प है भागीरथी, यमुना या कोसी। सही उत्तर है भागीरथी। आप मानचित्र में भागीरथी नदी को भी देख सकते हो। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? पहला विकल्प चेनाब, दूसरा महानदी, तीसरा सतलुज। सही उत्तर है चेनाब। इसे आप मानचित्र पर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प है चेनाब, कृष्णा, महानदी। सही उत्तर है कृष्णा। ये भी आप मानचित्र पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, कावेरी, कृष्णा। सही उत्तर है महानदी। अगला प्रश्न, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प हैं सतलुज, रावी, गंगा। सही उत्तर है सतलुज। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प है यमुना, चंबल, ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर है चंबल। अगला प्रश्न बच्चों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प है तापी, नर्मदा, महानदी। सही उत्तर है नर्मदा। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। बच्चों आपके लिए गृह कार्य दिया जा रहा है, आप प्रश्नों को लिख लें। पहला प्रश्न, जल दुर्लभता से क्या अभिप्राय है? मैं फिर से बोल रही हूँ, जल दुर्लभता से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 2, बांधों के 4 लाभ बताइए। फिर से, बांधों के 4 लाभ बताइए। तीसरा प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण क्या है? फिर से, वर्षा जल संग्रहण क्या है? चौथा प्रश्न, हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? कारणों की सूची तैयार करें।
मैं फिर से बोलती हूँ, हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? कारणों की सूची तैयार करें। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और इस पाठ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका मानचित्र, जिसमें कि नदियाँ और बांध दर्शाए गए हैं। तो अब मैं आपको जाते जाते बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। अभी आपने पढ़ा कि तमिलनाडु में, कर्नाटक में छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देती हूँ। छत वर्षा जल संग्रहण जो होता है उसमें पीवीसी पाइपों का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। भूमिगत पाइपों के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज के अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जाता है। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा गोदावरी। इन नदियों का विवाद चला हुआ है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योगों पर विपरीत असर पड़ेगा। इसीलिए कृष्णा गोदावरी विवाद शुरू हुआ। बच्चों, छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, उसे पाइपों द्वारा भूमिगत टंकों के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है, ऊपर दिखाए गए चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांका में चला जाता है।